शीमा अपने कमरे में आराम से कुर्सी पर बैठी गहराई से अपनी ज़िंदगी के ताने बाने का खोया हुआ सिरा खोजने में लीन थी कि अचानक उसके कानों में उसकी सासू माँ लता जी की आवाज़। शीमा बेटा, शीमा आराम कर रही हो? नहीं माँ जी, बस ऐसे ही बैठी थी, शीमा ने उत्तर दिया। ये लो मोतीचूर के लड्डू खाओ और मुंह मीठा करो। लता जी लड्डू का डिब्बा शीमा के सामने रखते हुए बोली। वो जानती थी कि उनकी बहू प्यारी शीमा को मोतीचूर के लड्डू कितने पसंद हैं। डब्बे में से शीमा एक लड्डू उठाते हुए बोली, माँ जी ये लड्डू किस खुशी में खिला रही हो? कहाँ से आया ये डिब्बा? अरे ये पिछली गली वाली पूजा मिश्र जी के यहाँ से आया है, उनके प्यारा सा पोता हुआ है। बस इतना सुनना था कि रागिनी के चेहरे के रंग बदल गए और आंखें गुस्से से लाल हो गईं। हाथ में उठाया वह लड्डू उसने हाथ घुमाकर जोर से फेंक कर मारा, जो बड़ी दूर जाकर गिरा। माथे में बल डालकर वो सासू माँ पर चिल्लाते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती? माँ जी, यह शादी के 7 बरस भी आपकी खुद की बहू की गोद सुनी पड़ी है और आप हैं कि दूसरों के घर लल्ला आने की खुशी में खुशियाँ मना रही हैं, मिठाइयाँ बांट रही हैं, मोतीचूर के लड्डू खिला रही हैं। थोड़ी बहुत शर्म है आपको या नहीं? आज के बाद आगे से मेरे साथ ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए आप? निकल जाओ मेरे कमरे से, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। शीमा की आंखें बंद थी और वो कानों पर हाथ रखकर चिल्लाए जा रही थी। लता जी बहू का ऐसा बर्ताव देखकर सहम गई, मानो उनको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। शीमा का ऐसा रूप देखकर उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। मोती जैसे कई आंसू एक दूसरे को ढकेलते हुए उनके गालों पर गिरने लगे। अपने ही पल्लू में अपना मुंह छुपाए वो अपने कमरे में आ गई और भगवान की प्रतिमा के आगे सिर झुकाकर रोने लगी। तभी कमरे में लता जी के पति सुरेश कुमार जी प्रवेश करते हैं और लता जी को ऐसा रोता हुआ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। लता, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या आज भी बहू ने कुछ कहा तुमसे? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही आंख भर आई, लता जी अपने आंसू साफ करते हुए कहती है। तो फिर बिना कारण तुम्हारे आंखों में ये आंसू कैसे? वो पत्नी को अपने पास बिठाकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर पूछते हैं। बताओ, मुझसे कुछ ना छुपाओ। लता जी रोते हुए पति को सारी बात बताते हुए बोलती हैं, हमारी बहू की हालत क्या से क्या हो गई है। जो बहू बेटी की तरह हमारी सेवा करती थी, इतना मान सम्मान देती थी, हमारी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती थी, आज उसी बहू ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। सुरेश जी बोले, शीमा के बदलते हुए स्वभाव का आभास तो मुझे भी काफ़ी समय से हो रहा है, परंतु वह ऐसा बर्ताव करेगी मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी शीमा से। लता जी पति की बात पर बोलती हैं, मुझे दुख इस बात का नहीं जी कि शीमा ने ऐसा बर्ताव किया, मुझे तो दुख शीमा की स्थिति देखकर होता है कि काश उसकी गोद भी हरी हो जाती, हमारा घर भी बच्चों की किलकारियों से गूंज उठता। पत्नी की बात को उत्तर देते हुए सुरेश जी लता जी को समझाते हुए बोलते हैं, परंतु लता, ये सब मनुष्य के हाथ में कहाँ, ये तो भगवान के हाथ में है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि शीमा को भी ये बात समझ आ जाए कि समय से पहले और भाग्य से अधिक मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। भगवान शीमा को धैर्य दे। चलो अब तुम टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी रबड़ी लेकर आता हूँ। वो रबड़ी लेने बाहर चले जाते हैं। सुरेश जी और लता जी के विवाह को 30 वर्ष हो चुके थे। अपने छोटे से आशियानों को बड़े स्नेह से संजोया था दोनों ने। सुरेश जी का एक विद्यालय में गणित के अध्यापक थे। क्या दिमाग पाया था उन्होंने, दिमाग था या कोई कैलकुलेटर या कोई कंप्यूटर। गणित के कठिन से कठिन सवाल चुटकी बजाते हल कर देते थे। यही कारण था कि लोग उन्हें चलता फिरता कैलकुलेटर कहते थे। सुरेश जी बड़े कड़क दृढ़ रूलों वाले परंतु दिल के बड़े पारदर्शी और दयालु व्यक्ति वाले इंसान थे। उनके दयालुता और नरम दिल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि विद्यालय से आने के बाद सप्ताह में 3 दिन गरीब बच्चों को गणित पढ़ाया करते थे, वह भी बिल्कुल मुफ्त। वहीं दूसरी ओर लता जी होम मेकर थी, शांत स्वभाव वाली महिला जिसका मन ममता और स्नेह से भरा था। सुरेश जी ने बेशक इतना रुपया ना कमाया हो परंतु इज्जत बहुत कमाई थी। सभी लोग उनका बड़ा आदर सम्मान करते थे। बच्चे, जवान, कॉलोनी का हर कोई व्यक्ति उनको देखते ही उनके पैर छूना न भूलता था। सुरेश और लता जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा अनूप
और एक बेटी स्नेहा। अनूप ने अपने स्वभाव में माता और पिता दोनों के ही गुण पाए थे। माँ जैसी विनम्रता, दयालुता। अनूप भी उसी विद्यालय में रसायन विज्ञान का अध्यापक था जिस विद्यालय में उसके पिता पढ़ाते थे। बेटी स्नेहा मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में पढ़ रही थी। वह बस छुट्टियों में ही घर आती थी। अनूप अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। सुरेश और लता जी भी अपने दोनों बच्चों को भी जी जान से प्रेम करते थे। दोनों पर बड़ी ममता लुटाते थे और साथ साथ अपनी बहू सीमा को भी वो दोनों अत्यधिक प्रेम करते थे। सीमा के आने से उनका परिवार पूरा हो चुका था। एक छोटा सा सुखी संपन्न परिवार था। उनकी बहू सीमा एक बहुत ही शांत स्वभाव वाली लड़की थी। स्नेह और चंचलता से भरी जब वो बहू बनकर इस घर में आई तो घर की रौनक में उसने चार चांद लगा दिए। वो एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ एक अच्छी बहू भी और अच्छी भाभी भी साबित हुई। सुरेश और लता जी को लगता जैसे उनकी एक नहीं दो बेटियां हों। उसने बहू और बेटी दोनों की भूमिका बखूबी निभाई। वो पतिव्रता होने के साथ साथ अपने सास ससुर दोनों की बहुत सेवा करती थी। उनकी एक आवाज़ पर तोड़ी चली आती थी और साथ ही छोटी ननंद स्नेहा जब भी छुट्टियों में घर आती थी तो उसका भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती थी। सीमा को हमेशा से ही बच्चों का बहुत शौक़ था। वे अपने मायके में भी गली मोहल्ले के आस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर कभी उनकी चोटी करती तो कभी उनकी मैगी बनाकर खिलाती, कभी उनके साथ खूब खेलती। जब सीमा के मायके में एक नन्हे मेहमान ने दस्तक दिए और उसकी भाभी ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया तब तो सीमा की खुशी का ठिकाना ना रहा। पूरे घर में सबसे पहले उसी ने अपने नन्हे मुन्ने भतीजे को अपनी गोदी में उठाया था और पूरी कॉलोनी में खुद सबके घर जा जाकर मिठाइयाँ बांटी थी। उसका पूरा दिन अंश के साथ ही बीतता था। कभी उसे नहलाती, कपड़े पहनाती, कभी उसकी मालिश करती तो कभी अपने हाथों से उसे खाना खिलाती। यहाँ तक कि सीमा अपने भतीजे अंश की डायपर भी खुद ही बदलती थी और कभी कभी तो अंश को वह अपने पास अपने रूम में ही सुलाती। ये सब देखकर उसकी भाभी कई बार उससे मजाक करती कि सीमा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अंश का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। उफ, मैं कैसे संभालूंगी इस शैतान को। फिर दोनों हंस पड़ती। कभी सीमा की भाभी मजाक में उसे छेड़ते हुए कहती कि सीमा, तुमने तो माँ बनने की पूरी ट्रेनिंग अभी ले ली, चलो अच्छा है अभी प्रैक्टिस हो गई है। इस बात पर सीमा शर्माकर अपना मुंह छुपा लेती थी, परंतु उस अभागन को क्या मालूम था कि शादी के 7 बरस भी वह संतान के सुख से वंचित रहेगी। इतने सालों में अनूप ने ना जाने कितने ही अच्छे डॉक्टर को दिखाया, परंतु भाग्य के लिखे को कौन बदल सकता है। बस यही वजह थी कि सीमा को उदासी ने अपनी चपेट में ले लिया था। वह घंटों अपने कमरे की लाइट ऑफ करके बैठी रहती। इतने शांत स्वभाव वाली सीमा को अब छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहने लगा था। इसी कारण बस वो अपने माता पिता समान सास ससुर पे भी भड़क जाया करती थी। आज भी जब लता जी उसके पास गई तो यही हुआ, बल्कि आजकल तो उसका स्वभाव किसी सुपर फास्ट ट्रेन की गति के समान बदल रहा था। आजकल उसके चेहरे के हाव भाव भी बदले बदले नजर आते। शाम में वो अपने सहन में बैठी काट रही थी कि अचानक एक बाल उसके पास सहन में आकर गिरी। उसने तुरंत बॉल अपने पल्लू में छुपा ली। पड़ोस का 10 वर्षीय गोलू अपनी बॉल वापस लेने आया और सीमा से बोला, आंटी आपके घर में अभी मेरी बॉल गिरी थी, प्लीज़ मेरी बॉल दे दो। तभी सीमा बोली, यहाँ नहीं आई कोई बॉल, चलो जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। गोलू फिर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, नहीं आंटी, मैंने देखा था मेरी बॉल आपके आंगन में ही आकर गिरी थी, प्लीज़ दे दो ना चाची मेरी बॉल। तभी लता जी ने सीमा से गोलू की बॉल देने के लिए कहती हैं, क्योंकि उन्होंने भी बॉल को आंगन में गिरते हुए देखा था। इस पर रागनी लता जी को बरस पड़ी और कहती हैं, माँ जी, आपको क्या लगता है कि मैं चोर हूँ जो मैंने आपकी बॉल छुपा ली, या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? माँ जी सीमा की बात सुन लता जी चुप्पी के साथ लेती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सीमा अचानक उठी और गोलू का हाथ कसकर पकड़ अपने आंखें दिखाती हुई डरावने अंदाज में बोली, तुझे कहा ना यहाँ नहीं गिरी तेरी बॉल? अगर अब तूने मुझे परेशान किया तो तुझे वहाँ ऊपर वाले स्टोर रूम में बंद कर दूँगी। वहाँ जो चुड़ैल रहती है, फिर वो तुझे मुर्गी बना देगी। बोल, जाना है तुझे या नहीं? नहीं आंटी, मुझे बंद मत करिएगा, वहाँ मुझे बहुत डर लगता है चुड़ैल से। मुझे बॉल नहीं चाहिए,
मुझे छोड़ दो, मुझे मम्मी के पास जाना है। सीमा ने गोलू को छोड़ दिया। गोलू डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग गया। काफ़ी समय से सीमा ऐसी ही किया करती थी। किसी भी बच्चे का कोई सामान या खिलौना उसके घर गिर जाता था, या कभी उड़ते उड़ते आस पड़ोस के किसी बच्चे का कपड़ा उनकी छत पर आ जाता था, या कभी कोई मेहमान अपने बच्चे का कोई सामान जैसे दूध की बोतल, कोई खिलौना गलती से उनके घर भूल जाता था, तो रागनी उन्हें उठा लेती और तीसरी मंजिल में पीछे की तरफ बने छोटे से स्टोर रूम में एक अलमारी में रख देती। और तो जब वो भी अपने मायके जाती तो अपने भतीजे अंश का कोई ना कोई सामान या खिलौना सबकी नज़रों से बचाकर छुपाकर अपने बैग में रख लेती और अपने घर लाकर वहीं स्टोर रूम में रख देती। सुरेश जी का घर का उसूल था कि रात का खाना सब लोग साथ में बैठकर खाते थे। आज सीमा सबको अपने हाथों से खाना डाल तो रही थी, परंतु वो खुद कुछ नहीं खा रही थी। जब लता जी ने उसको कुछ खाते हुए नहीं देखा तो पूछा, सीमा बेटा क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? माँ जी, मेरा अभी खाने का मन नहीं कर रहा है और ना ही भूख लगी है। अभी जब भूख लगेगी तो खा लूँगी, अभी आप लोग खा लीजिए। सीमा ने सासू की बात का जवाब दिया। ठीक है बेटा, लता जी बोली। खाना खाकर सब लोग अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात के लगभग 11 बजे प्यास के कारण लता जी की आँख खुली। आंखें मसलते हुए पानी का जग उठाया तो देखा उसमें पानी नहीं था, तो पानी लेने किचन में गई। उन्होंने महसूस किया कि किचन में से कुछ अजीब सी दुर्गंध आ रही है। उन्होंने इधर उधर देखा पर कोई ऐसी असामान्य चीज़ नज़र नहीं आई। लता जी ने पानी का जग भरा, किचन की लाइट बंद की और कमरे की ओर जाने लगी, परंतु अचानक उनके कदम तब रुके जब उन्होंने देखा कि किचन के पीछे वाले कमरे की लाइट जली हुई है। जब वो लाइट बंद करने के लिए कमरे के पास गई तो उन्हें रात के सन्नाटे में कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई कुछ चबा चबा कर खा रहा हो। लता जी पहले तो डर गईं। उन्हें लगा कि कहीं कोई चोर तो घर में नहीं घुस गया, क्योंकि वो कमरा पीछे की तरफ था और उसके एक दरवाज़ा बाहर की तरफ बना हुआ था। धीमे धीमे कदमों से लता जी आगे बढ़ी और दरवाजे में बने होल से झांक कर देखा, और जो देखा उसे देखकर वह दंग रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो दबे पांव अपने कमरे में आ गई। उन्होंने बीच नींद में सुरेश जी को जगाना जरूरी नहीं समझा। सोचा सुबह बात करती हूँ इस बारे में, परंतु काफ़ी देर तक जो देखा उसके बारे में सोच सोचकर उनका दिमाग खराब हो रहा था। सुबह होते ही उन्होंने कल की घटना का वर्णन अपने पति से करते हुए कहा, आपको पता है, जब रात में किचन में पानी लेने गई तो मैंने पिछले वाले कमरे में बहू को मांस खाते हुए देखा। नाम लेने भर से ही लता जी की उल्टी आ रही थी, क्योंकि वह लोग शुद्ध शाकाहारी थे और सीमा भी एकदम शाकाहारी थी। पत्नी जी, आज तारीख क्या है? सुरेश जी ने लता जी से पूछा। जी आज तो 5 जून है। अच्छा 5 जून, मुझे लगा कहीं 1 अप्रैल तो नहीं जो तुम सुबह सुबह मेरा अप्रैल फूल बना रही हो, सुरेश जी ने हंसते हुए कहा। तो लता जी बोली, क्या आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो? आप जानते हो ना कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से सीमा को कल रात मांस खाते हुए देखा। आपको याद है कल रात उसने खाना भी नहीं खाया था, और कल शाम जब आप मेरे लिए रबड़ी लेने बाहर गए थे उसके कुछ देर बाद सीमा भी मुझे किसी ज़रूरी काम का बोलकर बाहर गई थी, और फिर जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक काली थैली थी। मैंने सोचकर उससे कुछ नहीं पूछा कि कुछ सामान होगा उसका, पर अब मुझे लगता है कि हो ना हो वो माँ सी लाई होगी। अरे लता, हो सकता है वो सच में अपना कुछ सामान लेकर आई हो और रात में भी वो कुछ और खा रही हो। तुम्हें कैसे पता कि वो मांस ही था? सुरेश जी ने पत्नी की बात काटते हुए कहा। लता जी ने भी कुछ और समझकर उन्होंने रात खुद अपनी आंखों से देखा दृश्य अपने दिमाग से निकाल दिया, यह सोचकर कि हो सकता है मैं ही गलत हूँ। दोपहर में सीमा खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने गई और सोने लगी, परंतु उसकी नींद उसकी सहेली प्रिया के फ़ोन से टूट गई। क्या प्रिया, अच्छी भली नींद खराब कर दी तूने मेरी? सीमा ने उबासी लेते हुए प्रिया से कहा। प्रिया बोली, जो खुशखबरी देने के लिए मैंने तुझे फ़ोन किया है वो सुनकर तो तू सच में तू सोएगी ही नहीं। सीमा ने भी उत्सुकता से पूछा, बता भी दे, अब क्या खुशखबरी है तुझे? याद है मेरी जेठानी की भाभी जिसके बारे में मैंने तुझे एक बार बताया था? उस बेचारी की भी शादी के 7-8 वर्ष बाद भी बच्चे नहीं हुए थे। किस किस डॉक्टर को नहीं दिखाया, क्या क्या टोटके नहीं किए उसने, पर सब बेकार। लेकिन जब उसने तांत्रिक बाबा का बताया वो उपाय किया तो बस 2 माह बाद ही उसकी गोद हरी हो गई
उसने डॉक्टर से सारे चेकअप भी करवा लिए और हाँ, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। प्रिया की बात सुनकर सीमा चहक उठी और बोली, क्या सच में प्रिया? क्या सच में मैं वो माँ बनने वाली है तांत्रिक बाबा के उपाय से? प्रिया ने कहा, हाँ सीमा, हाँ, मेरी जेठानी अभी सुबह ही फ़ोन आया था। ये खुशखबरी सुनाने के लिए उन्होंने ही मुझे सच बताया है। मैंने उनसे तांत्रिक बाबा का पता वता सब ले लिया है। तू भी बाबा का बताया उपाय करके देख। भगवान ने चाहा तो जल्द ही तेरी गोद में भी फिर नन्हा मुन्ना बालक खेल रहा होगा। प्रिया की बात सुन सीमा बोली, प्रिया तू ही मुझे तांत्रिक बाबा के पास ले चलना। मुझे तो पता है कि मेरी सास मुझ पर कितनी नज़र रखती है, बाहर आने जाने पर भी कितनी पाबंदी रखती है। प्रिया बोली, देख तेरे साथ जाना तो मेरे लिए संभव नहीं है, परंतु इस बारे में तू अपनी सासू माँ से बात क्यों नहीं करती? तेरी सास तो तुझे इतना प्यार करती है, जान देती है तुझ पर, और फिर पोते पोती का सुख तो उन्हें भी चाहिए। आखिरकार प्रिया सीमा की बात का उत्तर देते हुए कहती है, चल फिर आज रात में माँ, बाबूजी और अनूप जी से इस बारे में बात करती हूँ। इतना कहकर सीमा फ़ोन रख देती है और अब उसे इंतज़ार था रात का। रात में जब सब लोग खाने के लिए आए तो मौका देखकर सीमा ने अपनी सासू माँ और बाबूजी को संबोधित करते हुए कहा, माँ, बाबूजी, वो आज मेरी सहेली प्रिया का फ़ोन आया था। वो किसी तांत्रिक बाबा के उपाय करके उसके जेठानी की भाभी माँ बनने वाली है, वरना वह भी मेरी तरह बच्चे की उम्मीद खो बैठी थी। क्यों ना हम भी बाबा से जाकर मिले। सीमा की बात सुन अनूप तुरंत माथे पर बल डालते हुए बोला, क्या सीमा, तुम भी पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड लड़की हो, किन अंधविश्वास में बाबा के चक्कर में पड़ रही हो तुम? अनूप की बात पर लता जी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बेटा सीमा, ये बाबा लोग बड़े पाखंडी किस्म के होते हैं। आज के युग में ऐसे पाखंडी लोगों पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं। सीमा मन में आस लिए बोली, परंतु माँ, हम लोग इतने डॉक्टर्स को दिखा चुके, इतने जतन कर चुके, अगर एक बार बाबा को बताया हुआ उपाय भी कर लेंगे तो हो सकता है हमारी मुश्किल का हल भी निकल आए। सीमा की बात सुन सुरेश जी भी उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संतान होना ना होना भगवान के हाथ में है। जब भगवान की कमी बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट ना पूरी कर पाए तो ये पाखंडी बाबा लोग क्या करेंगे? बेटा सीमा, तुम चिंता मत करो। मैंने अपने एक सहयोगी से बात की है, उनकी बहू कनाडा में बच्चों की डॉक्टर है। हम लोग एक बार उनको दिखाएंगे, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा तुम भगवान पर आस्था बनाए रखो। बस सीमा की बात कोई नहीं सुनता, वह मन महसूस कर रह जाती है। सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं। अगर कोई जाग रहा होता है तो वो थी सीमा। मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहती है, माँ जी और बाबूजी को क्या फ़र्क पड़ता है, उनके तो हैं ना दो दो बच्चे। संतान के सुख से वंचित तो मैं हूँ, और ये अनूप, यह तो मर्द है, इनका क्या पता कि माँ ना बनने की पीड़ा क्या होती है। आखिर सवाल तो सिर्फ औरत पे ही उठते हैं ना, सुनना तो औरत को ही पड़ता है। यहाँ कोई तेरी पीड़ा नहीं समझने वाला सीमा, तुझे खुद ही हिम्मत करने पड़ेगी। एक बार बस घर में नन्ना मुन्ना या मुन्नी आ जाए, फिर सब लोग खुश हो जाएंगे, और सबसे ज़्यादा तो माँ और बाबूजी खुश होंगे जो अब मेरा इतना विरोध कर रहे हैं। ये सब सोचते हुए सीमा सो जाती है। अगले दिन सीमा शाम में सासू माँ से अपनी सहेली के यहाँ जाने को बोलकर प्रिया के बताए हुए पते पर निकल जाती है। सीमा कई ऑटो वालों को रोककर झुनझुन वाली पहाड़ी तक चलने के लिए पूछती है, परंतु कोई ऑटो वाला उस पते पर जाने को तैयार ना हुआ। उनका कहना था कि ये जगह कुछ सही नहीं है। कुछ देर बाद एक ऑटो वाला थोड़ा अधिक किराया लेकर वहाँ चलने को तैयार हो जाता है। सीमा ऑटो में बैठकर निकल पड़ती है, परंतु ऑटो ड्राइवर बैक मिरर से बार बार सीमा को घूर रहा था। तो सीमा ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, भैया आप आगे देखकर ऑटो चलाइए, ये बार बार पीछे क्या देख रहे हो? मैडम जी, वैसे आपको झुनझुन वाली पहाड़ी में काम क्या है? ऑटो वाले ने सीमा से पूछा। इस पर सीमा झल्ला पड़ी, मैं इससे मतलब तुम अपने काम से काम रखो, समझे? अरे मैडम, वो जगह कुछ सही नहीं है, और आप मुझे अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की लगती हैं, बस इसलिए पूछ रहा था। बाकी मुझे क्या? इतना कहकर ऑटो ड्राइवर चुप हो गया। सीमा को वह निर्धारित पते पर छोड़कर तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब सीमा पहुँच चुकी थी झुनझुन वाली पहाड़ी के पास। वो जगह सच में बड़ी खतरनाक मालूम पड़ती थी, क्योंकि झुनझुन वाली पहाड़ी काली शक्तियों का गढ़ है। सूर्यास्त के बाद वहाँ चिड़िया का बच्चा भी आता जाता नहीं था। सीमा डरते डरते आगे बढ़ी तो
उसे तांत्रिक बाबा का खंडर दिखाई दिया। हवा की साए साए और खंडर के ऊपर मंडराती हुई चीलें इस दृश्य को और भी खतरनाक बना रही थी। सीमा को तो वो 100-200 साल पुराना खंडर देखकर ही खौफ आ रहा था। उसके मन में एक उथल पुथल सी मचने लगी कि अंदर जाए या न जाए, परंतु ये सोचते हुए कि संतान का सुख भोगना है तो अब हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी, वो अंदर चली जाती है। अंदर का दृश्य तो किसी का भी हार्ट फेल कर देने वाला था। उस विशालकाय खंडर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बस उधर उधर थोड़ी बहुत ही मसाले जली हुई थीं और मसालों की हल्की धीमी रोशनी में जगह जगह टंगी खोपड़ियाँ और जानवरों के कटे हुए सर और दीवारों पर लटकी जानवरों की खाल देखकर सीमा का पूरा शरीर डर से थर थर काँपने लगा था। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। तभी नरमुंडों की माला पहने भयानक चेहरे वाला हाथ में खोपड़ी लिए एक बाबा सीमा के सामने न जाने कहाँ से प्रकट हुआ, जिसको देखकर सीमा की चीखें निकल गईं और वह जोर से चिल्लाई, शांत कन्या, शांत हो जाओ, तुम्हें डरना नहीं है। अगर संतान की सुख प्राप्ति चाहती हो तो तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा कन्या, बाबा ने अपना स्थान ग्रहण करते हुए कहा। बाबा की बात सुन सीमा भौचक्की रह जाती है और बाबा से पूछती है, बाबा आपको मेरी समस्या का कैसे पता लगा? कन्या, हम सब जानते हैं तुम्हारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब कुछ, और साथ ही यह भी जानते हैं कि विवाह के 7 वर्ष बाद भी तुम संतान का सुख से कहाँ इतना सुनना था कि सीमा तो बाबा के पैरों में जा गिरी और बोली, बाबा आप तो महान हैं, आप सब जानते हैं, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाबा ने सीमा के सिर पर हाथ रखा और आंखें बंद करके कुछ अजीबोगरीब मंत्र का उच्चारण करने लगा। फिर वो बोला, कोई बला है जो तेरी इस कोख को बांधा हुआ है, तोड़ना पड़ेगा, इस शक्ति को तोड़ना पड़ेगा। बाबा की बात सुन सीमा डरते डरते बाबा से पूछती है, बाबा मेरी मदद कीजिए, कोई उपाय बताइए। बाबा सीमा को एक काला धागा देते हुए कहते हैं, यह ले कन्या, इसे सुबह के 7 बजे से संध्या के 7 बजे तक, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक तुझे अपनी पीठ पर बांधना है, और जो ये मंत्र बताऊं उसका हर रात को अपने पति के सोने के बाद उसके सिर पर हाथ रखकर 1000 बार उच्चारण करना है। इसी मंत्र से वो काली शक्ति कमज़ोर पड़ेगी, इसी से तेरी समस्या का हल होगा। सीमा ने कहा, बाबा क्या इतना करने से मेरी गोद हरी हो जाएगी? बाबा दहाड़ते हुए बोला, नहीं कन्या, ये कोई 1-2 दिन का कार्य नहीं, समय लगेगा, धीरे धीरे उस शक्ति को तोड़ना होगा। तुझे होली की रात तक प्रतीक्षा करनी होगी, तब तक इस मंत्र का जाप कर और जैसा मैं कहूँ वैसा करती जा। कन्या सीमा बाबा का धागा लेकर वापस घर जाती है और अब प्रतिदिन वो धागा अपनी पीठ पर बांधती है और प्रतिदिन अनूप को नींद की गोली दूध में डालकर उसके सिर पर हाथ रखकर मंत्र का उच्चारण भी करती है। एक रात सूरज जी नींद से जागते हैं और वॉशरूम में जाने के लिए सेहन में बाहर हैं तो उन्हें बहू के कमरे से अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो दबे पांव बहू के कमरे की तरफ जाते हैं और दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़े हो जाते हैं। सुनाई पड़ता है कि बहू अजीब से मंत्रों का जाप कर रही है। वो चुपचाप अपने कमरे में आ जाते हैं, परंतु थे वे भी गणित के तेज दिमाग वाले अध्यापक। बहू की हरकत देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि जरूर बहू उस पाखंडी के चक्कर में फंस चुकी है। कुछ सोच विचार करते करते सुरेश जी सो जाते हैं। सुबह होते ही सुरेश जी लता जी को सारी बात बताते हैं और बोलते हैं, लता, उस दिन मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया था, परंतु कल रात का दृश्य देखकर तो मुझे भी अब विश्वास हो चला है कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। लता जी बोलती है, हाँ जी, मैं तो आपसे पहले ही कहती थी, मैंने तो उस दिन भी बहू को मांस खाते हुए देखा था, आपने ही मेरी बात नहीं मानी। परंतु लता, इससे पहले कि हमारी बहू और हम भारी नुकसान उठाएं, हमें जल्द ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सुरेश जी ने पत्नी लता जी से कहा, ठीक कहते हो आप, चलिए अभी आप नाश्ता कर लीजिए, वरना आपको कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, आप चिंता मत कीजिए, अभी आप आराम से कॉलेज जाइए। इतना कहकर लता जी नाश्ता बनाने किचन में चली गई। तभी अनूप किचन में आकर माँ से पूछता है, माँ नाश्ता बन गया क्या? लता जी, हाँ बेटा, बस तैयार है। फिर अनूप कहता है, अच्छा माँ, आज मैं थोड़ा देर से घर आऊँगा। पता नहीं क्यों माँ, कुछ दिन से मेरे सिर में तेज़ दर्द है, सुबह उठता हूँ तो सिर भारी भारी लगता है, ऐसा लगता है मानो सिर में कोई हथौड़े मार रहा हो, इसलिए मैं कॉलेज के बाद डॉक्टर को दिखाने जाऊंगा। लता जी, ठीक है बेटा, तुम डॉक्टर को दिखाकर दवा ले आना। बाबा का बताया उपाय कई दिन करने के बाद आज फिर बहाना करके सीमा
बाबा के पास जाती है और बोलती है, बाबा जितना आपने बोला था उतना मैंने सफलतापूर्वक किया। अब बताइए बाबा कि आगे क्या करना है। बाबा दहाड़ता हुआ बोलता है, बलि देनी होगी, एक सुहागन की बलि। इतना सुनते ही सीमा चौंक उठती है। बाबा बलि? ये है आप क्या कह रहे हैं? ये तो हत्या होगी, ये तो पाप होगा बाबा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती। बाबा कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। शिवा की बात सुनकर बाबा भड़क उठते हैं। कन्या, हमें पाप पुण्य का पाठ न पड़ा। हम सब जानते हैं तेरे ऊपर जो साया है, तो बलि दे वरना वो काली शक्ति तुझे भी जलाकर भस्म कर देगी। शिवा बोली, बाबा क्या बलि देने के बाद सच में मैं माँ बन जाऊंगी? कन्या, तू हम पर शंका करती है। शिवा, नहीं बाबा नहीं, आप बताइए किसकी बलि देनी है और कब? आने वाली होली की रात को सुहागन की बलि देनी होगी। परंतु बाबा सुहागन किस उम्र में हो? बाबा कोई भी उम्र हो, बस सुहागन हो, समझी? कन्या, परंतु बलि से पहले तुझे कुछ खो तैयार करना होगा। उसके लिए जो उपाय मैं बताऊं वो कर कन्या। सीमा घर आ जाती है, परंतु उसके दिमाग में बस एक ही सवाल टिक टिक कर रहा था कि बलि बलि बलि। ये तो बाबा ने बड़ा सख्त उपाय बता दिया है, अब मैं एक सुहागन कहाँ से लाऊं बलि के लिए? तभी उसके दिमाग में उसकी सासू माँ की छवि उभरी। सीमा ने सोचा, सासू माँ के वैसे भी कितने दिन बचे हैं इस संसार में, क्यों ना मैं उनकी ही बलि दे दूं। आखिरकार मैं उन्हीं के परिवार का वंश आगे बढ़ा रही हूँ। अब वो अपने आप को बाबा के बताए हुए उपाय के अनुसार बलि के लिए तैयार करती है। आज फिर सुरेश जी वॉशरूम जाने के लिए उठे। वो कमरे में वापस आ रहे थे कि अचानक उनके कदम तीसरे माले के स्टोर रूम की लाइट जली के कारण रुक गए। आज वो फटाफट अपने कमरे में गए और लता जी को भी उठाया और बोले, लता आज स्टोर रूम की लाइट ऑन है, मुझे शक है कि वो ना हो, वहाँ कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर खिड़की से चुपके से अंदर झांक कर देखा तो दोनों के होश उड़ गए। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और दोनों अपनी चीखें रोकने के लिए अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेते हैं। स्टोर रूम के दृश्य ने दोनों को डरा कर रख दिया था। सीमा काले कपड़ों में खुले बालों के साथ माथे पर लंबा सा काला टीका लगाए हुए एक घेरे के अंदर बैठी थी, जिसके बीच में एक मटके में आग जल रही थी और पास में कंकालों की खोपड़ियाँ और न जाने क्या क्या अजीबोगरीब चीज़ें रखी थीं। और सीमा आंखें बंद करके किसी मंत्र का जाप करने में लीन थी। सुरेश जी और लता जी ने बड़ी ही चालाकी से बिना कोई शोर किए ये सारा दृश्य अपने फ़ोन में वीडियो के रूप में कैद कर रहे थे और दोनों दबे पांव अपने कमरे में आ गए। सुरेश जी बोले, ना जाने कि संतान के मुंह में सीमा को क्या बना दिया है, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता कि ये हमारी बहू सीमा ही है। लता जी भी बोलती हैं, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है जी, ये सीमा आखिर कर क्या रही है? अब हम क्या करें, कैसे उसे यह सब करने से रोकें? लता, मुझे लगता है कि हमें ये वीडियो सबसे पहले सीमा की माँ पिता को दिखानी चाहिए। वे लोग भी शिक्षित हैं, समझदार हैं, सीमा की इन सब हरकतों का अवश्य ही विरोध करेंगे। सुरेश जी लता जी की बात का उत्तर देते हुए कहते हैं, उनकी बात सुन लता जी बोलती हैं, परंतु ऐसी बातें फ़ोन पर नहीं हो सकती, हमें चलकर उनसे बात करनी होगी और मिलकर कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अगली सुबह दोनों सीमा से कहते हुए कि बेटा सीमा, हम कल तुम्हारे मायके जा रहे हैं, एक दिन के लिए ही जाएंगे, तुम अपना और अनूप का ख्याल रखना। सुरेश जी ने सीमा को कहा तो सीमा के चेहरे पर मुस्कान ने पहरा दे डाला। चलो एक दिन के लिए ही सही, कम से कम मुझे आज़ादी तो मिलेगी, मैं अपने कार्य अच्छे से तो कर पाऊंगी। सीमा ने अपने मन में सोचा कि अगली सुबह सुरेश जी और लता जी अपने समधी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। जब सीमा के मायके पहुंचते हैं तो सीमा के माता पिता अचानक उनको अपने घर देखकर खुश भी हो जाते हैं और आश्चर्यचकित भी। अरे भाई वाह, क्या बात है, आज हमारे द्वार समधी समधन जी। पिताजी मुस्कान भरे चेहरे से कहते हैं, हाँ भाई, बस मिलने का मन हो रहा था तो चले आए। सुरेश जी ने सोफे पर बैठते हुए उत्तर दिया। सीमा की माताजी जल्दी से चाय नाश्ता ले आई। लता जी को चाय का कप पकड़ाते हुए बोली, क्या बात है लता बहन, सब कुशल मंगल तो है? ऐसे अचानक लता जी कहती हैं, हाँ कुशल मंगल भी है और नहीं भी। क्या बात कर रही हो, मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। सीमा ठीक है ना? सीमा की माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो सुरेश जी बोले, नहीं सीमा ठीक नहीं है। इतना सुन सीमा की माता पिता चौंकते हुए खड़े हो जाते हैं। अरे भाई भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सीमा ठीक है, बस कुछ दिनों से उसके सर पर भूत सवार है। लेकिन किस बात का भूत, आप लोग खुद देख लीजिए। सुरेश जी ने सीमा का वीडियो चलाकर फ़ोन सबके सामने रख दिया। सीमा का पागलपन देख उसके माता पिता भौचक्के रह गए। उनकी आंखें
फटी रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सीमा है। वे गौर से सीमा की वीडियो देखते रहे। वीडियो पूरी होने पर बोले, ये सब क्या है? फिर सुरेश जी और लता जी ने सीमा की A to Z कहानी बता डाली। सीमा के माता पिता सिर पकड़कर बैठ गए। क्या ये हमारी बेटी है? चंद्र प्रकाश जी पुष्पा की ओर देखकर बोले। पुष्पा जी भी कहने लगी कि हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सीमा ने ये कैसे कर रही है। ऐसे तो संस्कार नहीं दिए थे हमने अपनी बेटी को। पुष्पा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लता जी उन्हें सांत्वना देती हैं और कहती हैं कि हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सीमा के पागलपन का। सुरेश जी बोलते हैं कि हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये बात छुपाने वाली भी नहीं थी। इसमें सीमा की जान को भी नुकसान हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक किया सुरेश जी, जो आप हमें सब बताने चले आए। लेकिन इसका उपाय क्या है? अब उसे इस भ्रमजाल से बाहर कैसे निकाला जा सकता है? चंद्र प्रकाश जी ने विचार पूर्वक पूछा तो सुरेश जी बोले कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा ही। हमारी बच्ची को बचाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। मैंने इसका तोड़ निकाल लिया है। लेकिन क्या? चंद्र प्रकाश जी और पुष्पा जी एक साथ बोले। सुरेश जी ने अपना सारा प्लान चंद्र प्रकाश जी को और पुष्पा जी को बता दिया तो दोनों बोले कि हम आपके साथ हैं। आप जो भी करोगे हम उसमें आपका पूरा साथ देंगे। सुरेश जी बोले, ठीक है, हम सुबह निकल जाएंगे। जिस टाइम सीमा सोती रहती है, एक दिन और रात सीमा के घर गुजारने के बाद अगली सुबह जब सुरेश जी के घर आ जाते हैं, अनूप सीमा को सोता देख खुद नाश्ता पानी कर कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। सीमा के माता पिता चुपके से घर में आकर गेस्ट रूम में चले जाते हैं, जो किसी गेस्ट के आने पर ही खुलता था। उनका खाना पीना सब सुरेश जी और लता जी ने उन्हें वहीं दे आते थे। सीमा को अपने माता पिता की भनक तना लगी। वे इसी घर में हैं क्योंकि वो आजकल वैसे भी अपने ही उधेड़ बुन में लगी हुई थी। जब अनूप आया तो उसके पिताजी ने उस कमरे में बुलाया और सीमा की वही वीडियो दिखा दी। अनूप भी सीमा को देख अचंभित रह गया। गुस्से से लाल सीमा के पास जाने लगा तो लता जी ने उसे हाथ पकड़कर रोक दिया और दोनों माता पिता उसे ऊपर स्टोर रूम में ले गए। उसने अपने सास ससुर को स्टोर में देखा तो उसके होश उड़ गए। इससे पहले वह कुछ बोल पाता, उसके पिताजी ने उसे सब समझा दिया। तब उसे समझ आ गया कि रात में मुझे सीमा दूध में नींद की गोली देती है। वह सब प्लान समझ जाता है, तभी वो मुझसे बात नहीं करती थी। उसका पूरा फोकस अपनी गतिविधियों पर था। खाना अनूप की माँ जी अनूप को खिला देती थी, लेकिन दूध देने का काम सीमा खुद करती थी। आज सीमा ने अपने सास ससुर को भी दूध दिया, जो कि सीमा के कमरे में बाहर जाते ही लता जी किचन में जाकर उसे फेंक आई। सीमा अनूप के लिए भी दूध ले आई तो अनूप ने दूध का गिलास पकड़ा और फ़ोन के बहाने दूध भी बाहर लेकर गया और उसे गमले में डाल दिया। अनूप सीमा से बहुत प्यार करता था। वह किसी भी कीमत पर सीमा को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी अपने माता पिता के प्लान का हिस्सा बन गया। कमरे में आ गया और सोने का नाटक करने लगा। उसको सोता देख सीमा ने राहत की सांस ली और अपने काम पर लग गई। घर के पीछे छोटा सा गार्डन था, उसमें जाकर फ़ोन पर बात करने लगी। अनूप और उसके माता पिता, सीमा के माता पिता सब एक दीवार से सटकर सीमा की बातें सुनने लगे। बाबा, आज हमारी गतिविधियों का आखिरी दिन है। बाबा, आज होली की रात है और बलि के लिए मुर्गा भी तैयार है। लेकिन बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बलि देने के बाद मुझे संतान के सुख की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी ना? उधर से बाबा ने फ़ोन पर सीमा को अपनी बातों में फंसा लिया। ठीक है बाबा, आप अपने शिष्य को भेज देना। बस थोड़ी देर में मैं अपनी सास को लेकर निकलने वाली हूँ। सीमा की बातें सुनकर पुष्पा जी और लता जी की चीखें निकल गईं और तुरंत उनके पति भी उनके मुंह पर हाथ रख दिया और उन्हें जल्दी से अपने साथ घर में लेकर घुस गए। सीमा के आने से पहले उसकी माँ और उसकी सास ने अपनी अपनी जगह बदल ली। लता जी स्टोर रूम में और पुष्पा जी लता जी की जगह तिरछी होकर लेट गई। सीमा ने भी अपने प्लान के मुताबिक सबको नींद की गोली दी हुई थी। उसने फिर एक बार अनूप को कमरे में जाकर देखा। अनूप जल्दी से जाकर अपनी जगह सोने का नाटक करने लगा। अनूप को सोता देख उसे तसल्ली हो गई। वह अपने पागलपन में धुत अपने काम को अंजाम दे रही थी। उसने अंधेरे में अपनी माँ को उठाया और अपने साथ किसी तरह बाहर तक ले गई, जहाँ बाबा का शिष्य उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन दोनों ने मिलकर पुष्पा जी को ऑटो में बिठाया, जो ऑटो तांत्रिक का खुद का था। पुष्पा जी भी बहुत साहस वाली महिला थी। वो अपनी बेटी को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। ऑटो के निकलते ही पीछे से सुरेश जी, चंद्र प्रकाश जी और लता जी अपनी गाड़ी से ऑटो के पीछे निकल पड़ते हैं। वहीं अनूप तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही सीमा और वो शिष्य पुष्पा जी को खंडर के सामने ले जाकर बैठा
देते हैं तो तांत्रिक बड़ा खुश होता है। वो सीमा की बड़ी प्रशंसा करता है और सीमा को बलि देने के लिए उत्साहित करता है। सीमा बहुत घबराई हुई थी, वो डरी सहमी थी, लेकिन उसके सिर पर भूत सवार था तो एक पल में अपने मन को समझा लेती। तांत्रिक सीमा के हाथ से चाकू देखकर मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देता है। सीमा के हाथ थरथर कांप रहे थे, उसके हृदय गति घोड़े की तेज रफ्तार भांति दौड़ रही थी। वहीं पुष्पा जी ने गर्दन झुकाए बैठी रही थी। सीमा का मन कहता था कि ये पाप है, दिमाग कहता कि संतान का सुख बलि देकर ही प्राप्त होगा। उसकी उलझन देख तांत्रिक उसे और उकसाने लगा, तेज तेज आवाज में मंत्रों का उच्चारण करने लगा, जिससे सीमा और अधिक उत्साहित हो उठे। सीमा जैसे ही चाकू पुष्पा जी की गर्दन पर लेकर गई, तभी मशाल की रोशनी से उसको अपनी माँ का चेहरा दिख गया। उसके हाथ से चाकू नीचे गिर पड़ा, उसकी आंखें फट गईं, सबके पसीने छूट गए। उसके मुंह से निकला माँ। पुष्पा जी ने सीमा को जोरदार तमाचा जड़ डाला तो तांत्रिक भी चौंक उठा और सीमा के हाथ से चाकू नीचे गिरा देख क्रोधित हो उठा। उसने कहा, हे कन्या, इस चाकू को उठा और वार कर, समय निकलता जा रहा है। आज बलि नहीं दी तो कभी नहीं दे पाएगी और उम्र भर संतान के सुख से वंचित रहेगी। नहीं, मैं बलि नहीं दूंगी, ये मेरी माँ है। तांत्रिक और अधिक क्रोधित हो उठा। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यह कौन है, सास है या माँ है। चाहे सास हो या माँ, तुझे बलि देनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं दूंगी। तांत्रिक ने क्रोध में आकर जैसे ही नीचे से चाकू उठाया, पुष्पा जी की गर्दन पर वार करने ही वाला था। तुरंत सुरेश जी, चंद्र प्रकाश जी, लता जी सब वहां पहुंचे गए। तांत्रिक के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। उसे और उसके शिष्य को पुलिस हिरासत में ले लेती है। उधर पुष्पा जी भी एक तमाचा सीमा को जड़ देती है। तमाचा चंद्र प्रकाश जी सीमा को जड़ते हैं। ये दिन देखने के लिए तुझे जन्म दिया हमने, तूने हमारा सर शर्म से झुका दिया। चंद्र प्रकाश जी बोले तो पुष्पा जी भी बोली कि एक बच्चे की ख्वाहिश में तू इतना गिर जाएगी, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। सीमा अपनी सास ससुर के चरणों में पड़ती है और जोर जोर से रोकर माफ़ी मांगने लगती है। तू कैसे अपनी सास की बलि चढ़ाने वाली थी? हमें विश्वास नहीं हो रहा कि काश के तू पैदा होते ही मर जाती। अगर हमें सब कुछ समय पर पता न चलता तो तू लता जी का अपनी देवी समान सास को खा गई होती। पुष्पा जी रो रो कर गुस्से में बोले जा रही थी। अनूप भी एक तरफ खड़ा सब नज़ारा देख रहा था। मम्मी पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। लता और सुरेश जी सीमा को अपने चरणों से उठाते हुए, बेटा, जैसे तुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, वैसे हम भी तो पोता पोती के सुख से वंचित हैं। ये सब तो भगवान की देन है। लता जी ने बड़े प्यार भरे स्वर में बोला तो सुरेश जी भी बोले, अब तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो ना इन पाखंडी बाबा की सच्चाई। हमने तुम्हें मना किया था, फिर भी नहीं मानी। आज मैंने सही समय पर सही निर्णय न लिया होता तो मैं अपनी पत्नी को खो चुका होता और तुम्हें जेल हो जाती। तुम्हें एक गलत काम से हमारा घर बर्बाद हो जाता। माँ, बाबूजी, आज मैं खुद की नज़रों में ही गिर गई हूँ। मैंने ऐसा पाप किया है जिसकी माफ़ी नहीं है। मैं इतनी अंधी हो चुकी थी कि ये भी नहीं देखा कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार दिए, मैंने सब मिट्टी में मिला दिए। मैं किसी के भी लायक नहीं हूँ, किसी के भी। सीमा बहुत रो रही थी। लता जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बोला, बेटा अब चुप हो जाओ। बच्चे नादानी में ना जाने कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं, तो बड़ों का फ़र्ज़ है कि उन्हें सही राह पर लाना। तुम्हें गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है। सीमा अपने माता पिता से भी माफ़ी मांगती है। सब घर आ जाते हैं। उसके माता पिता उसे माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन उससे दूरी बना लेते हैं। कहते हैं इसके लिए यही सज़ा है कि हम अब इसे दूर रहें। सीमा बहुत रोती है, लेकिन चंद्र प्रकाश जी और पुष्पा जी अपने फैसले पर अडिग रहे। उधर सीमा उस ढोंगी से सब बुलवाते हैं तो पता चलता है कि वो सुहागन की बलि देकर उनका रक्त काली शक्तियों के शैतान के चरणों में चढ़ाकर काली शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता था। उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। सीमा अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा थी। वो ना तो खुद से ना किसी और से नज़रें मिला पाती थी। लता जी और सुरेश जी ने एक छोटी बच्ची गोद लेने का निर्णय लिया। वे अनाथ आश्रम से 3 माह की बच्ची गोद ले आते हैं, जिसे देख सीमा बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने सीने से लगा बहुत रोती है। सीमा उसका नाम प्रतिभा रखती है। अब वो पूरा दिन प्रतिभा के कार्यों में व्यस्त रहती है। उनका घर प्रतिभा की किलकारियों से गूंज उठा था। सीमा प्रतिभा को इतना प्यार करती थी कि कोई सगी माँ भी ना कर सके। फिर पूरे 15 माह बाद भगवान ने सीमा की माँ बनने की इच्छा को भी पूरा कर दिया। जब पता चला सीमा माँ बनने वाली है तो सीमा जिद पर अड़ गई कि उसके माता पिता भी उसकी इस
इस खुशी में शामिल हो गए। 9 माह बाद सीमा ने प्यारे से लल्ला को जन्म दिया। उसका नाम उसके दादाजी ने इंतज़ार रखा। अब सीमा की गोद में 2 बच्चे थे। उनकी गोद में लल्ला आने के बाद भी सीमा ने प्रतिभा के प्यार में कोई कमी न की। पहले प्रतिभा, बाद में इंतज़ार। अब सुरेश जी और लता जी अपने परिवार को देख गदगद हो उठते थे। उन्होंने घर में पूजा अर्चना कराई और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हुए अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।